हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। मैं रोज़ ही मंदिर जाया करती थी, लेकिन जब भी मैं मंदिर जाती वहाँ मुझे बूढ़ी औरत दिखाई देती। मुझे उस पर दया आती थी, इसलिए उसके लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ लेकर जाती थी, कभी खाने की चीज़ तो कभी कपड़े। इसके बदले में मुझे बहुत सी दुआएँ दिया करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं उस मंदिर में नहीं गई थी। लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने पति से पूछ कर मंदिर पहुंची तो बूढ़ी औरत मुझे दिखाई देखते ही मेरे पास आई और मेरे हालचाल पूछने लगी। जब मैंने उसे अपनी शादी का बताया तो वह बहुत खुश हो गई और मेरे पति का नाम पूछने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने पति का नाम बताया उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। जो चेहरा थोड़ी देर पहले खुशी से झूम उठा था अब मुरझा गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। वह मुझसे कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी। मैंने उससे उसका कारण जानना चाहा। तभी मेरे पति वहाँ पर आ गए और मुझे घर लेकर चले गए। उसके बाद से मैं मंदिर कभी नहीं गई। लेकिन उस औरत की बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि आखिर वह मुझे ये सब क्यों कह रही थी। मैं तो उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ चीज़ लेकर जाया करती थी। फिर उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। कुछ दिन बीते थे कि मुझे वो बूढ़ी औरत हमारे गेट के बाहर दिखाई दी, लेकिन हमारी नौकरानी ने उसे डांट कर भगा दिया। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि एक पागल औरत है, बेवजह यहाँ आ जाती है और खाना मांगती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसे खाना भी दिया था और ये फिर से आ गई है। जाने दो इसे। उसके बाद से मैं हर रोज़ उस औरत को गेट के बाहर खिड़की से ही देखा करती थी। ऐसा लगता था जैसे वे किसी का इंतज़ार कर रही है। ऐसा लगता था जैसे शायद वह मुझे कुछ बताना चाहती है। लेकिन मुझे हवेली से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी जिससे मैं उससे बात कर सकती और पूछ सकती कि अब मुझे उससे मिलने की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही थी। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से पूछा और मंदिर चली गई। मुझे पता था वह औरत मुझे वहीं पर मिलेगी और वह भी मुझे मिल गई। लेकिन उसने जो राज मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उस हवेली में तो मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे माँ बाप ने मुझे पाने के लिए कई मंदिरों के चक्कर काटे, तब जाकर मैं पैदा हुई। इसलिए माँ ने मेरा नाम लक्ष्मी रख दिया। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो देखता रह जाए। जब मैं बड़ी हुई और कॉलेज जाने लगी तो कॉलेज के सभी लड़के मुझ पर मरते थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी लड़के में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं शुरू से ही सुलझी और सीधी सादी लड़की थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। माँ ने मुझे घर के सारे काम सिखाए थे। मेरा ध्यान पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मैं हमेशा ही माँ के साथ मंदिर जाया करती थी। और मैं चेहरे से ही नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत थी। मैं सबकी मदद कर दिया करती थी। गली मोहल्ले में भी मैंने अपनी एक दयावान की इमेज बना रखी थी। जब मैं मंदिर माँ के साथ जाती थी तो वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती थी। मैं उस बूढ़ी औरत को देखकर हमेशा उसकी मदद कर दिया करती थी। कभी उसके लिए कपड़े लेकर जाती तो कभी उसके लिए खाना लेकर जाती। मुझे उस पर बहुत दया आती थी। इसके बदले में वह मुझे ढेर सारी दुआएं भी देती थी। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। माँ मेरी शादी बहुत बड़े घराने में करना चाहती थी। वैसे हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से संपर्क रखते थे। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हमने एक अच्छी ज़िंदगी बिताई थी। लेकिन माँ चाहती थी कि हमसे भी बड़े घर में मेरी शादी हो। वैसे तो मेरे बहुत रिश्ते आए थे और कहीं से भी मना नहीं हुई थी, क्योंकि मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन मेरी माँ ने सभी रिश्तों को इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसा घर मिला ही नहीं था जिस घर में वह मेरी शादी करना चाहती थी। एक बार मेरे पापा के दोस्त के लड़के का भी रिश्ता आया था, जिसकी सरकारी नौकरी थी। पापा को लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि पापा का जाना पहचाना था। लेकिन माँ ने मना कर दिया, क्योंकि माँ को तो मेरी शादी ऊंचे घराने में करनी थी। वैसे भी मम्मी को जो रिश्ते वाला रिश्ता बताने आई थी वह कहती थी कि तेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी शादी किसी अच्छे घराने में ही होगी। और माँ भी यही चाहती थी कि जब मैं देखने में इतनी सुंदर हूँ तो क्यों मैं ऐसे घर में शादी करूं जहां गरीबी में इसकी ज़िंदगी बितानी पड़े। पापा भी मम्मी के आगे चुप हो जाते थे और चुप रहते थे। वह जानते थे कि वह मेरी माँ है, मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी। इस घर में मेरी मर्जी नहीं थी। जहाँ पापा और मम्मी कहते मुझे वहाँ ही शादी करनी थी। और फिर इसी दौरान रिश्ते वाली मेरे लिए रिश्ता लेकर आई।
जिसे सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने माँ से कहा कि बहुत बड़ी हवेली का रिश्ता आया है। लड़का अकेला है, माता पिता का देहांत हो चुका है, घर में नौकर चाकर हैं और सिर्फ अकेला ही लड़का रहता है। और लड़के को ऐसी लड़की चाहिए जो समझदार भी हो और सुंदर भी हो। माँ ने मुझे भी लड़के की फ़ोटो दिखाई। लड़का बहुत सुंदर था और अमीर घराने का था, तो कोई भी लड़की मना क्यों करेगी। लेकिन जब पापा को बताया गया तो पापा थोड़ा सा चिंतित थे। वह जानते थे कि जिस घर में रिश्ता आया है वह बहुत ही ऊंचा खानदानी है और मेरी बेटी साधारण से घर से है, तो कहीं वह अपने पैसों और रुपए के रौब मेरी बेटी पर ना जताएं और किसी भी तरह का अन्याय मेरी बेटी पर ना करें। माँ ने पापा को बहुत समझाया और कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर ऐसी बात होती तो हमारे घर उसका रिश्ता ही नहीं आता और ना ही हमने उनसे अपने घर के कोई हालात छुपाए हैं जो वह आगे जाकर परेशान करेंगे। लड़का पढ़ा लिखा है और उसे पढ़ी लिखी लड़की और सुंदर समझदार लड़की चाहिए। उनके घर पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप चिंता मत करो। और इस तरह से पापा मान गए और थोड़े ही दिन बाद हमारी सगाई भी हो गई। सगाई के बाद बस मैं विशाल से एक बार ही मिली थी। उस टाइम कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। पहली मुलाकात में मैं समझ चुकी थी कि वह ज़्यादा मतलब रखने वाला लड़का नहीं है और ना ही ज़्यादा बात करने वाला लड़का है। अपने काम से काम रखता है। और फिर धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि विशाल भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। उसे अपने काम और बिजनेस की चिंता थी। एक तरफ मुझे शादी की खुशी थी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने घर से जाने का दुख भी था। आज तक अब मैं अपने माँ बाप के बिना एक दिन भी नहीं रही थी। फिर माँ ने मुझे बहुत समझाया कि हर लड़की को ससुराल जाना होता है। उसके बाद शादी सिंपल तरीके से एक मंदिर में हो गई और उसके बाद मैं विदा होकर उस बड़ी सी हवेली में आ गई। यह हवेली शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में थी। पहले तो मैं देखकर डर गई कि क्या आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, हवेली देखकर मैं दंग रह गई। आज तक मैंने ऐसा घर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हवेली को इस तरह से सजाया गया था जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो। देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली में विशाल के अलावा नौकर चाकर थे। अब मैं इस बड़ी सी हवेली की मालकिन थी। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी कि मैंने क्या किस्मत पाई है। जितने भी नौकर थे दिन में तो हवेली में ही काम करते थे और रात में हवेली के आसपास बने छोटे छोटे घरों में चले जाया करते थे। इस पूरी हवेली को देखने में मुझे 2 दिन लग गए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैंने उसके कुछ हिस्से नहीं देखे थे। वहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं था, तो इसलिए मैंने भी वहाँ जाने की कभी हिम्मत ही नहीं की। शादी के अगले ही दिन विशाल ने अपना काम संभाल लिया था। विशाल सुबह ही अपने काम पर निकल जाता था और उन्होंने मुझे बताया था कि हवेली के नौकर तुम्हें बता देंगे कि इस घर में किस तरह से रहना है। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाई थी कि आखिर मुझे हवेली में किस तरीके से रहना है। शादी को 15 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक मैं अपने माता पिता से भी नहीं मिली थी। घर के नौकरों ने मुझे बता दिया था कि मुझे बिना इजाज़त के बाहर नहीं निकलना है। मैं हवेली में जहाँ चाहे घूम सकती हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन अगर बाहर जाना होगा तो मुझे विशाल की इजाज़त लेनी होगी। विशाल सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर वापस आता था। कभी कभी मेरा मन बहुत करता था कि मैं बाहर जाकर हवेली के आसपास का एरिया देखूं। विशाल का ज़्यादातर समय अपने ऑफिस के काम में ही बीतता था। हवेली में भी मुझे कोई काम नहीं था। घर के सारे काम नौकर ही करते थे और उनके ऊपर एक और नौकरानी थी जो उन्हें काम समझाती थी। यहाँ तक कि विशाल के ज़्यादातर काम वही नौकरानी ही किया करती थी। अगर मैं कभी कोशिश भी करती कि मैं विशाल के लिए कोई काम करूं, तो हमेशा वो बीच में आ जाती और कहती कि काम तुम नहीं करोगी, मुझे करना है। मुझे बाकी की नौकरानियों ने बताया था कि यह विशाल की सबसे खास नौकरानी है। यह शादी से पहले से यहाँ पर है और सारे काम विशाल के देखती है। उसके खास काम के लिए इस नौकरानी को रखा गया है। लेकिन एक अजीब ही बात थी, आज तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा अपना चेहरा घूंघट करके रखती थी। नौकरानी ने बताया था कि जिस जगह से ये ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर घूंघट डालकर ही रखा जाता है, लेकिन उसे देखने से अंदाज़ा हो जाता था कि वह कोई बूढ़ी औरत नहीं है, बल्कि कोई जवान लड़की है। विशाल को जब भी कोई काम होता हमेशा उस नौकरानी को ही आवाज़ लगाता था। मुझसे कभी भी कोई काम के लिए नहीं बोलता था, चाहे वह कितना ही पर्सनल काम क्यों ना हो।
मुझसे ज़्यादा बातें तो बस वह उस नौकरानी से ज़्यादा करता था। कभी कुछ समझाने के लिए तो कभी कुछ खाना बनाने के लिए मुझसे ज़्यादा उससे ही बातें हुआ करती थी। मुझसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता था। मैं चुपचाप बैठी देखती रहती थी और जब भी मैं विशाल से इस बात की शिकायत की करती तो उसने कहा कि इसमें अजीब ही क्या है, नौकरानी है, घर के काम के लिए उसे कहा ही जाएगा, आखिर नौकर होते ही किस लिए हैं। जब भी मैं विशाल से कहती कि विशाल मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे काम मैं करूँ, तो कहता तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, मालकिन हो। मैं चाहता हूँ बस तुम इस घर में सच धज कर बैठो, ना कि मैं ऑफिस से आऊँ और देखूँ कि तुम कपड़े धो रही हो या फिर काम कर रही हो। यह मुझे पसंद नहीं है। मैं सुनकर चुपचाप हो जाती थी, क्योंकि इतने दिनों में मैं यह तो जान चुकी थी कि मेरा पति ज़्यादा बात ना करने वाला और बहस ना पसंद करने वाला इंसान है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात से विशाल को गुस्सा आए। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अब तक भी एक बार भी मंदिर नहीं गई थी, जबकि मुझे रोज़ मंदिर जाने की आदत थी। लेकिन मुझे तो विशाल की अनुमति के बिना बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। मैं जब भी विशाल से कहती कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, तो वह हमेशा मुझे यह कहकर टाल दिया करता कि इतने टाइम से माँ बाप के साथ ही तो रह रही थी, अब अपना घर संभालो और इस घर में ही अपना दिल लगाओ। वैसे भी विशाल को बाहर ज़्यादा घूमना फिरना पसंद ही नहीं था और शायद अब मुझे विशाल के मुताबिक ही इस घर में रहना था। विशाल ने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीकों की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उस दिन के बाद से मैंने कहीं भी बाहर जाने की जिद नहीं की। अब डेली का यही रूटीन था। विशाल सुबह ऑफिस जाता और शाम को आता। घर के सभी नौकर घर का काम करते और चले जाते, लेकिन वह नौकरानी हमेशा विशाल के आने के बाद ही जाती थी। मैंने उससे कई बार कहा भी कि काम खत्म हुआ है तो तुम जाओ, तो हमेशा कहती नहीं, जब तक साहब नहीं आएंगे मैं नहीं जा सकती। उनके आने पर उनके काफ़ी काम होते हैं और जब तक वह इजाज़त नहीं देते मैं उनकी इजाज़त के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। अब मुझे उससे चिढ़ सी होने लगी थी। उसके लिए मेरी बात की कोई भी अहमियत नहीं थी और यह सब मेरे पति की वजह से हो रहा था, नहीं तो मैं इस नौकरानी को कब का बाहर निकाल देती। मैं जब भी विशाल से इस बात पर चर्चा करती तो हमेशा मुझे चुप करा दिया करते थे और कहता मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं नौकरों की बातों पर चर्चा करूं। वो नौकरानी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी। एक मिनट के लिए भी विशाल के सामने से हटती नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे जानबूझकर विशाल को अपनी ओर खींचना चाहती थी और उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। लेकिन मैं यही नहीं होने देना चाहती थी। मैं इस घर की मालकिन थी और इस तरह से हमारी शादी को 2 महीने बीत गए और इसी दौरान मुझे एक बहुत ही बड़ी खुशी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जब मैंने विशाल को यह बात बताई तो वह बहुत खुश हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। विशाल कहने लगा मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, अब इसमें मेरा क्या हाथ था कि बेटी हो या बेटा हो। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। विशाल ने बड़े गुस्से में ये बात कही थी, इसलिए मेरे मन में एक डर सा बैठ गया था। अब मेरा सहारा भगवान ही था। मैं मंदिर जाना चाहती थी। मैंने विशाल से कहा कि मुझे मंदिर जाना है, पूजा करनी है, ताकि मैं भगवान से मांग सकूं कि मुझे बेटा ही हो। इस पर विशाल कहने लगा क्या तुम्हें लगता है कि भगवान की पूजा करने से तुम्हें बेटा ही होगा? अब मैं क्या करती? मैंने हाँ कह दिया कि हाँ, मेरा पक्का विश्वास है बेटा ही होगा। इस बात से विशाल खुश हो गया और कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें कल ही मंदिर ले चलता हूँ। अगले दिन सुबह ही वह मुझे मंदिर ले गया जहाँ मैं रोज़ मंदिर आती थी। वहाँ आज 2 महीने बाद मैं इस मंदिर में आई थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। विशाल मुझे छोड़कर चला गया था क्योंकि मैंने कहा था मुझे यहाँ पर आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए अब वह इसी वजह से वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके पास इतना समय नहीं रहता था कि वह इंतज़ार कर सके। उसने आधे घंटे बाद कहा कि मैं लेने आ जाऊँगा। मैं पूजा ख़त्म करके सीढ़ियों से नीचे ही आ रही थी, तभी मैं उस बूढ़ी औरत भिखारिन दिखाई दी। मैं भी उसके पास जाने लगी और वह भी भागती हुई मेरे पास ही आ रही थी। मुझे मिलते ही खुश हो गई और मेरा हालचाल पूछने लगी। कहने लगी तुम 2 महीने से मंदिर क्यों नहीं आई? तब मैंने उसे अपनी शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी सुना दी कि मेरी कैसे शादी हो गई और मेरा मंदिर आना अब मुमकिन नहीं होता। मुझे देखकर
और मेरी बातें सुनकर कि मेरी शादी हो चुकी है, वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, बताओ तुम्हारी शादी कहाँ पर हुई है। जब मैंने उसे उस हवेली के बारे में बताया और अपने पति का नाम बताया तो उसके चेहरे पर एकदम से चिंता सी आ गई और वह मुझसे 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके उस हवेली को छोड़ दो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। अभी मैं उससे सारी बातें विस्तार से पूछने ही वाली थी, तभी मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ कार में बैठकर घर आ गई। मैं इस हवेली में कैद हो गई थी। ऊपर से उस बुजुर्ग महिला की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं विशाल से क्या कहती, उसे तो अब मेरे से ज़्यादा अपनी बच्चों की चिंता थी। हर समय बस यही कहता था कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब तो उसने मेरा कमरे से भी निकलना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि अब तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ चाहिए नौकर से कह दो, तुम्हें सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वह अपने बच्चे के मामले में ज़रा सी भी चूक नहीं होने देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ी ही हैरानी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है, बस अपने बच्चे से प्यार है। क्या उसने सिर्फ मुझे बच्चे के लिए शादी की थी। नौकरानी जब भी मुझे कुछ चाहिए होता उसी कमरे में दे जाती और मैं सारा दिन उस कमरे में बंद रहती। कभी मन होता तो खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देख लिया करती थी। मेरा बाहर जाने का बहुत मन करता था। मैं इस कमरे में कैद होकर रह गई थी और उधर वह नौकरानी अब पूरे घर पर अपना रौब जमाती थी। एक दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इसलिए विशाल के जाने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आई और जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो वह बूढ़ी औरत जो मुझे मंदिर में मिली थी वह गेट के बाहर खड़ी थी और इस घर की नौकरानी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इसे यहाँ से क्यों मार के भगा रही हो तो कहने लगी, मालकिन यह पागल औरत है। अभी तो इसे खाना दिया था और ये फिर से आ गई है। लेकिन वह औरत कहीं से भी पागल नहीं थी। मैं तो उसे हमेशा से जानती आई थी। मैंने कहा, मुझे तो वह पागल नहीं लगती। इतने में नौकरानी कहने लगी, मालकिन आप अंदर जाइए। साहब ने हमें सख्त मना किया है कि आपको बाहर न निकलने दे। आपको कुछ भी चाहिए तो मैं वहीं पर लाकर दे देती हूँ। उसके बाद से मैं फिर से उस कमरे में कैद हो गई। लेकिन मैं बाहर जब भी उस खिड़की से झांकती तो वह भिखारन मुझे गेट पर ही नजर आती। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह इंतज़ार कर रही है और शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही होती थी। शायद मुझे कुछ बताना चाहती थी इस हवेली के बारे में। तो फिर ऐसा क्या राज था इस हवेली के बारे में जो वह मुझे बताना चाहती थी, जिस वजह से वह रोज़ यहाँ हवेली के बाहर बैठी रहती थी। विशाल रोज़ रात को घर आता और थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठकर मुझसे बातें करता, उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाता। ना जाने क्यों वह मुझसे कटा कटा सा रहता। पता नहीं हवेली में क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जब भी मैं विशाल से इस बारे में पूछती तो मुझे कुछ नहीं बताता और गुस्सा हो जाता और मुझे चुप करा देता। इसी तरह एक दिन विशाल कमरे में आया और थोड़ी देर बाद वापस बाहर चला गया। मैं भी सोने के लिए लेट गई, लेकिन तभी मुझे ज़ोरों से प्यास लगने लगी। कमरे में पानी भी ख़त्म था। मैंने किसी भी नौकरानी को आवाज़ नहीं लगाई। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद जाकर पानी पी लूँ और देख भी लूँ कि आखिर विशाल बाहर करते क्या हैं। जैसे ही मैं किचन में पानी लेने गई मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मैंने देखा कि सामने विशाल और नौकरानी आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद वह दोनों रसोई से निकले और नीचे कमरा था उसमें जाकर बंद हो गए। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। जो मेरा शक था कि वह नौकरानी विशाल को अपने जाल में फंसाना चाहती है और शायद उसने फंसा भी लिया था। उसने मेरे इस कमरे में कैद होने का फ़ायदा उठाया था। अब इससे पहले कि वह मेरा पति मुझसे छीन लेती, मेरा घर बर्बाद कर देती, मुझे कुछ करना था। लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना था कि वह बूढ़ी भिखारन रोज़ गेट के पास आकर क्यों बैठती है और मुझे क्या बताना चाहती है। हो सकता है उसका कुछ बताने से ही मेरी मदद हो सके। इसलिए फिर मैं अगले ही दिन विशाल से मंदिर जाने की ज़िद की, लेकिन इतनी आसानी से विशाल नहीं मानने वाला था। इसलिए मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाई और कहा कि मुझे मंदिर में एक बार फिर से जाना है। मुझे पूजा करनी होगी, मन्नत मांगनी होगी। एक छोटी सी पूजा है जो करवानी है। पंडित ने कहा है कि मुझे हर महीने आकर पूजा करानी होगी।
तभी मुझे बेटा प्राप्त होगा। मेरा पति तो वैसे भी बेटे की चाह में कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह जल्दी ही मान गया और मुझे अगले दिन मंदिर भी ले गया और छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके बाद मैंने अपनी पूजा पूरी की। उसके बाद मैं उस बूढ़ी औरतों को ढूंढने लगी। जल्दी वह मुझे बाहर मिल भी गई। मुझे देखकर उसने राहत की सांस ली और कहने लगी, मैं तुमसे कितने दिन से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई हवेली के अंदर जाने ही नहीं देता। मैंने बिना समय गंवाए उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। और उसके बाद उसने जो बात मुझे उस हवेली के बारे में बताई, सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। और जो राज उसने हवेली के बारे में बताया, उसे सुनना मेरे लिए मुश्किल सा हो गया था। उसने मुझसे कहा कि इस हवेली में बहुत सारे राज दफन हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़कर अपने घर चली जाओ। तुम्हारी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। इस हवेली का मालिक बड़ा ही क्रूर है। वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ना हो कि अपना उद्देश्य पूरा होते ही वह तुम्हें जान से मार दे या फिर छोड़ दे। मैं बस तुम्हें सब इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत समय से काफ़ी मदद की है। उसके बाद उसने मुझे एक और बात बताई। उसने कहा कि तुम्हारे पति की एक और पहली पत्नी थी, जो पहले हर रोज़ मंदिर आया करती थी, लेकिन उसने अचानक से आना बंद कर दिया। उसके बाद पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, तो इसका मतलब विशाल ने मुझसे दूसरी शादी की है। उसकी पहली पत्नी भी मौजूद है। वह औरत कौन थी, मैं अपने पति से पूछना चाहती थी। और आखिर अब वह कहाँ और कैसे गायब हो गई। वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं उस हवेली में ऐसे कैसे निकल सकती थी। ये सब बातें चल ही रही थी कि इतने में विशाल वापस आ गया और उसके साथ अब मुझे हवेली ही जाना पड़ा। मैं हवेली वापस आ गई, लेकिन मेरे मन में ढेरों सवाल थे कि आखिर विशाल ने मुझे अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन मुझे अब जानना था कि आखिर वह कहाँ थी और कौन थी। विशाल रोज़ की तरह कमरे में थोड़ी देर बैठा और बाहर चला जाता था। अब मैं भी उस पर निगरानी सी रखने लगी थी और देखना चाहती थी कि आखिर मेरा पति बाहर करता क्या है और उसकी पहली पत्नी कहाँ गायब है। अब मैं रात को हवेली के चक्कर लगाने लगी और जिन जिन जगहों पर जाने की मनाही थी, मैंने उन जगहों पर भी जाकर जानने की कोशिश की कि कोई मुझे सुराग मिले, कोई फ़ोटो मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हवेली के राज को मैं जान सकूं। हवेली के पिछले हिस्से में मुझे कुछ कमरे दिखाई दिए जिन पर ताला लगा था, लेकिन उनमें हल्की सी रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई मौजूद है। उस कमरे के पास गई और मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से मुझे एक छोटी सी लड़की की आवाज़ आई। अब मुझसे नहीं रहा गया और मैंने दम लगाकर ताले को तोड़ डाला। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मैंने देखा अंदर एक औरत एक छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाए बैठी थी। यह मंजर मुझे हैरान कर देने वाला था। उसके बाद उस औरत ने जो मुझे बताया, मैं सुनकर हैरान थी। वह औरत कि कभी न कभी इस घर की मालकिन थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उन 4-5 कमरों के ताले तोड़े तो देखा सभी में एक औरत और उनके पास एक एक बच्ची थी। यह सभी औरतें मुझे हैरानी से देख रही थी। उसके बाद उन्होंने जो सच मुझे बताया, मेरा दिमाग ही घूम गया। उन्होंने मुझे बताया कि इस घर का मालिक और मालकिन ये सब मिलकर कर रहे हैं। हवेली के जो मालिकिन मालकिन है वह बांझ है, उसे बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हमें बेटा ही चाहिए। और मालकिन ने मालिक की दूसरी शादी कर दी, लेकिन दूसरी औरत से लड़का पैदा नहीं हुआ। उसके बाद इस तरह से मालिक ने 5 शादी की और 5 पत्नियों से ही बेटी ही पैदा हुई। इस वजह से मालकिन ने हम सबको कमरे में बच्चों के साथ बंद कर दिया। उन्हें इस घर का वारिस चाहिए था, जो अभी तक उन्हें नहीं मिला था। साथ ही मुझे उसने यह भी बताया कि वह औरत जो है घूंघट में रहती है, वह नौकरानी नहीं है। असल में वही इस हवेली की असली मालकिन है और विशाल की पहली पत्नी भी है। यह लोग कितने क्रूर थे, अब मुझे समझ आ गया था। विशाल बार बार बेटे के लिए क्यों मुझ पर दबाव बना रहा था। विशाल, उसकी पत्नी कितने क्रूर थे, किस हद तक जा सकते थे, समझ आ रहा था। उसके बाद मैंने उन 5 औरतों को वहाँ से आज़ाद किया। अब वक्त था विशाल को सबक सिखाने का, जिसने सिर्फ बेटे की लालच में इतनी सारी औरत और बच्चों की ज़िंदगी खराब करके उन्हें बंद करके रखा था।
फिर हम पांचों ने मिलकर किसी तरह से हवेली से निकलकर पुलिस स्टेशन जाने का सोचा और वहां जाकर हमने विशाल की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद पुलिस आई और विशाल को गिरफ्तार करके ले गई। उसने बहुत बड़ा जुल्म किया था। एक तो 5-5 शादियां की थी और ऊपर से उन्हें कैद करके रखा था। मुझसे धोखाधड़ी और बच्चों पर जुल्म करने के खिलाफ की सजा सुना दी गई। उसके बाद जितनी भी लड़कियां थी अपने बच्चों को लेकर अपने घर लौट आई और मैं भी अपने घर आ गई। उसके कुछ महीने बाद ही मुझे बेटा पैदा हुआ, लेकिन मैंने इसकी खबर विशाल तक नहीं पहुंचने दी। मेरा यह बेटा सिर्फ मेरा था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह उस क्रूर आदमी का साया भी मेरे बेटे पर पड़े। मैंने वह हवेली, वहाँ के धन दौलत सब कुछ छोड़ दी थी जो मेरे बेटे का हक थी, लेकिन मुझे पैसों से ज़्यादा अपना बेटा प्यारा था। और दूसरा, मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं थी जिसके दिल में ना हमदर्दी है ना प्यार है, बस है तो अपनी इच्छा, अपना घमंड। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब बखैर।